हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंजाई के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है उसे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर जितने भी स्पोर के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे एग्ज़ाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फंजाई में, तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे होता है? oospores से होता है और एस्कोस्पोर्स से होता है, और जो थर्ड टाइप है दैट इज़ बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 टाइप के स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो पहला जो है वो oospore है। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है इसमें से स्पोर निकलते हैं। ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं। ठीक है। और ये जो जर्मिनेट करेंगे उसके बाद माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम बनाने के बाद प्रिमोर्डिया यानी पूरा, फिर उसके बाद एक और बड़ा स्ट्रक्चर इनका बनेगा। अब देखिए, ये जो oospore हैं, इस oospore की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा मत समझना कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात कर रहे हो, आप फिर यही बता रहे हो कि स्पोर ही बना है ना, वो जर्मिनेट कर गया, तो सर फ़र्क क्या है इनमें? नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ स्पोर बने हैं वो स्पोर एक जैसे नहीं होते। ठीक है। वो स्पोर अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर दोनों अलग अलग टाइप के स्पोर आपको एक ही बॉडी पर मिल रहे हैं, यानी कि एक ही माइसीलियम के अंदर उग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे बोलते हैं होमोथैलिक। ठीक है। क्या बोलते हैं? होमोथैलिक। और अगर वो दो अलग अलग बॉडीज़ के अंदर हैं, ठीक है, दो अलग अलग माइसीलियम पे हैं, तो हम उसे बोलते हैं हेट्रोथैलिक। ठीक है। एग्जाम में आपसे ये चीज़ नहीं पूछने वाला कोई, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ बता दी। तो देखिए यहाँ पर एस्कोस्पोर यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम क्या है? एस्कोकार्प। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एस्कोस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं उसका नाम क्या है? दैट इज एस्कोकार्प। नेक्स्ट इज बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स जो है कहाँ पर है? बेसिडियम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फंजाई में ही रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 टाइप के सेक्सुअल साइकिल हैं जो कि फंजाई में देखने को हमें मिलेंगी। पहला जो है वो है प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है? इसके अंदर फ्यूज़न हो जाता है किसका? प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। देखिए, मोटाइल से मतलब है वो जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है। और नॉन मोटाइल से मतलब है वो गैमेट्स जो कि मूव नहीं कर सकते। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न अगर होगा इनके, ठीक है, तो जैसे मान लो एक हमारे पास सेल था, ठीक है, एक दूसरा सेल था, इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होंगे अगर, तो सिर्फ किसका फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म का। तो यहाँ पर आपको ये वाली कंडीशन मिली कि प्रोटोप्लाज्म इनके फ्यूज़ हुए। ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इन दोनों के अभी भी अलग अलग है। ठीक है। न्यूक्लियस पे इनकी कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब न्यूक्लियस जो है इनके अभी भी अलग अलग ही रहे हैं। न्यूक्लियस जो है इनके सेम अभी नहीं हुए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये जो साइटोप्लाज्म है इनका मिल गया, पर प्रोटोप्लाज्म इनका मिल गया, लेकिन इनके जो न्यूक्लियस है वो अभी अलग अलग प्रेजेंट है। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर, सेकेंड इज कार्योगैमी। कार्योगैमी में क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई जो है इनका फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है। तो पहले अगर मान लीजिए प्लाज्मोगैमी के अंदर ये 2 न्यूक्लियस सेपरेट थे, लेकिन अगर हम बात करेंगे कार्योगैमी की, तो कार्योगैमी के अंदर क्या होगा? ये न्यूक्लियस सेपरेट नहीं रहेंगे। ठीक है। तो कार्योगैमी को भी हम देख लेते हैं एक बार। कार्योगैमी में न्यूक्लियस सेपरेट नहीं रहने वाले, तो ये दोनों न्यूक्लियस भी क्या कर जाएंगे? फ्यूज़ कर जाएंगे। अब मियोसिस जो है जाइगोट में अगर हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे। देखिए, मियोसिस अगर जाइगोट में होगा तो उससे क्या बनेगा? पहले एक चीज़ को समझिए कि ये जो सेल हमने लिया था, ठीक है, ये जो एक सेल हमने लिया था, ये एक सेल कैसा था? जो फ्यूज़ होने वाला है वो था एन, यानी कैसा था? हैप्लॉइड। कैसा था? हैप्लॉइड। क्योंकि आपको पता है कि जो गैमेट्स होते हैं ना,
वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड था। अब जब इसका फ्यूज़न हुआ और फ्यूज़न होने के बाद जब आपको देखने को मिला कि कार्योगैमी हो चुके हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो चुके हैं, तो अब जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, दैट इज़ 2n है। अब ये कहता है कि जो जाइगोट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मियोसिस होता है। ठीक है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, तभी क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं इन्हीं का फ्यूज़न होता है। पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है और उसके बाद क्या होगा, आपको देखने को मिल सकता है क्या, फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम एक बार हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ पर ये जाइगोट था और ये जो जाइगोट है एक ऐसा है, डिप्लॉयड है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम्स थे वो किस में थे, पेयर में थे। अब ये जो जाइगोट है इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। इसमें एक बार जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस होने के बाद क्या होगा, ये जो डिप्लॉयड था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉयड में। ठीक है, मियोसिस हुआ, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। स्पोर्स किस में बनते हैं आपको पता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं ये जब सही कंडीशन आएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइफे। ठीक है, हाइफे से अगेन स्पोर्स बन सकते हैं, स्पोर्स से अगेन हाइफे बन सकते हैं। ये प्रोसेस ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ आगे प्लाज्मोगैमी होगी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी से मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, तो पहले कौन सी स्टेज है, हेट्रोकारियोटिक स्टेज है। ठीक है, n+n, यानी कि यहाँ पर जब एक बार इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गए तो न्यूक्लियस इनके अभी भी अलग रखे हैं, ये न्यूक्लियस अलग रखा है, ये न्यूक्लियस अलग रखा है। ठीक है, तो ये कैसी स्टेज है कि 2 न्यूक्लियस हैं लेकिन दोनों न्यूक्लियस अलग रखे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोकारियोटिक n+n स्टेज। उसके बाद जब कार्योगैमी हो गई तो वापस से डिप्लॉयड स्टेज बन जाएगी और हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये पूरा प्रोसेस है क्या, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन का। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन फंजाई अभी तक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को फर्दर बता रखा है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, 2 हैप्लॉइड हाइफे आते हैं और पास आने के बाद ये एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। ध्यान रखना ये जो दोनों हाइफे हैं ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, इनके अंदर कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये जो अलग अलग टाइप के हाइफे ये फ्यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ फंजाई के अंदर ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं ये इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल बना देते हैं। तो फंजाई के अंदर बहुत वैरायटी देखने को मिलती है आपको। कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है कि पहले n+n स्टेज बनेगी, ठीक है, उसके बाद 2n बनेगा, और कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है कि सीधे 2n स्टेज बन जाएगी। तो ये अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है फंजाई के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं फंजाई के अंदर। देखिए एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ ये बेसिकली इनके स्पोर्स के बेसिस पर ही फंजाई का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से स्पोर किसके अंदर बन रहे होंगे। तो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर जो डाइकैरियोटिक स्टेज है या फिर डाइकैरियोफेज है, ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं हम, n+n की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर रखे हुए हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइकार्योन। और बाद में क्या होगा, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाता है और जो सेल है वो क्या बन जाता है, डिप्लॉयड। ठीक है, ये बात हमने पहले भी की थी कि क्या होता है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रखे हुए हैं, फिर थोड़े समय बाद ये क्या होंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आपको देखने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई के अंदर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो फंजाई है ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न होता है। यानी कि पहले क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में हम ये लोग एक चीज़ पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने मियोसिस को अभी तक नहीं पढ़ा है, हम लोग मियोसिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
पर मियोसिस के अंदर आप लोग इतना तो जानते हैं कि जो डिप्लॉयड है यानी 2n से आपको क्या देखने को मिलता है, n देखने को मिलता है, यानी कि डिप्लॉयड से जो सेल है वो कैसा हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर। तो हैप्लॉयड स्पोर आपको दिखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने किसके बेसिस पे किया हुआ है, कुछ जगह पे तो हमने बॉडीज़ के बेसिस पे, जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बेसिस पे फंजाई का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली 4 क्लासेस है फंजाई की जो हम जानते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है उसके बेसिस पे, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी हैं उसके बेसिस पे फंजाई को क्लासीफाई किया गया है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। हम लोग डिटेल में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कौन कौन सी क्लासेस ऑफ फंजाई हैं। ध्यान रखना यहाँ पर हम इन 4 क्लासेस ऑफ फंजाई के बीच में कुछ डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं और ये जो डिफरेंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन्हें पढ़िए।